गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीपीएससी नर्मदा एडवर्टाइजमेंट नंबर 32 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर। इसमें 300 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 200 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल। तो हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस, और हम ये 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे, 50-50 क्वेश्चन करके हर एक पार्ट में। बट हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे और ये भी देखेंगे साथ में कि ट्रेंड किस तरह से शिफ्ट हो रहा है टाइम के साथ, और किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए ताकि आप अच्छे स्कोर हासिल कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। देखिए, जो इस नर्मदा के सिलेबस का आखिरी टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम वाइज क्वेश्चन इससे काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं, और इवन आज के डेट में आपको 10 से 12 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ से। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। और मोस्ट इजीएस्ट वे क्या है कि अगर जो टॉपिक गिवन है या फिर जो टॉपिक आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पुराने मॉन्यूमेंट्स होंगे, पुरानी कोई टेम्पल आपको लगे कि गुजरात में इंपॉर्टेंट है, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में पढ़िए। खास करके वो प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रिसेंट में अप्लाई किए गए हों चाहे वो पुराने हों, उनको आप अच्छी तरह से पढ़िए। और उसका अगर इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से मिलता है तो आप उससे वहाँ से पढ़ें डायरेक्टली, अदरवाइज आप विकीपीडिया से पढ़ें। कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये देखा गया है कि डायरेक्टली इवन वर्ड तक भी सेम टू सेम वो विकीपीडिया से पूछते हैं। तो जो कंटेंट आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे मिल जाए तो वेबसाइट पे जाइए, गवर्नमेंट वेबसाइट पे, वहाँ से लीजिए। अदरवाइज आप लोग सीधा सीधा विकीपीडिया को प्रेफर कीजिए और वहाँ से सारे कंटेंट पढ़िए एक बार, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का अगेन वेबसाइट है, वहाँ से आप इसकी सारी डिटेलिंग ले सकते हैं। कह रहे हैं कि सरदार सरोवर डैम इज द थर्ड हाईएस्ट कॉन्क्रीट डैम इन इंडिया। राइट, कॉन्क्रीट डैम है। पहली बात तो इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है कि जो सरदार सरोवर डैम है ये कॉन्क्रीट डैम है, और कौन सा डैम है? ग्रेविटी डैम। राइट, एंड इट इज थर्ड हाईएस्ट। सबसे पहला कौन सा है? भाखड़ा डैम है हमारा, और उसका हाइट कितना है भाखड़ा डैम का? 2 to 6 मीटर। राइट, 2 to 6 मीटर भाखड़ा नंगल डैम का हाइट है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सेकेंड है लखवार, जिसका हाइट है 192 मीटर उत्तराखंड में। और थर्ड नंबर पे है हमारा सरदार सरोवर डैम 163 मीटर पे। ठीक है, तो इसकी हाइट भी याद रखिए आप। कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, ये भी याद रखिए, और ये थर्ड हाईएस्ट है इंडिया में। दूसरा है ऑप्शन, सरदार सरोवर डैम इज एन अर्दन ग्रेविटी डैम। नहीं, हमने अभी पढ़ा कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है ये। रिवर कौन सा है? नर्मदा। ये ऑप्शन सही है कि नर्मदा में रिवर पे तो है, बट अर्दन कॉन्क्रीट डैम नहीं है ये कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट इज एसएसपी, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कंप्राइजेस 30 मेजर डैम। राइट, ये डेटा आपको वेबसाइट से अगेन मिलेगा, और इसे आप याद रखिए कि इतने किलोमीटर के लेंथ में ये प्रोजेक्ट कितना मेजर डैम कवर करता है। 30 मेजर डैम, 135 मीडियम डैम्स एंड अबाउट 3000 माइनर डैम्स। नेक्स्ट चलते हैं पावर जनरेटेड। देखिए, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से आप जितनी ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को आप याद रख सकें आप याद कीजिए, और सबसे बेस्ट तरीका है वेबसाइट पे जाइए, आपको सारा डेटा पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिलेगा। वहीं से आप डेली एक बार विजिट कीजिए साइट को, याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डेली एक बार विजिट कीजिए। देखिए, सरदार सरोवर डैम से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि क्या पूछा जाता है और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर डैम एसएसडी से जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो इसका लेंथ जानिए। लेंथ है इसका 1210 किलोमीटर। 1210 किलोमीटर। हाइट मैंने बता ही दिया 163 मीटर है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है 183 मीटर। वो भी याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसकी ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी भी याद रखिए इस सरदार सरोवर डैम के रिजर्वोयर का। तो इसकी ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी है 0.95 मिलियन हेक्टेयर मीटर। राइट, 0.95 मिलियन हेक्टेयर मीटर ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट है इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए इसके पास जो कैपेसिटी है 1.905 मिलियन हेक्टेयर। 1.905 मिलियन हेक्टेयर एरिया को ये इरिगेट करता है ये प्रोजेक्ट। आउट ऑफ दैट 1.8 मिलियन हेक्टेयर ये गुजरात में करता है, रेस्ट राजस्थान में। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान में भी कौन कौन से स्टेट में करता है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ओनली स्प्रेड इन 2 स्टेट्स, गुजरात एंड राजस्थान, वेर एज
इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, इस तरह के डेटा पॉइंट्स आप याद रखिए। स्पिलवे की जो कैपेसिटी है वो है 30.7 लाख क्यूसेक। ठीक, तो ये सब डेटा पॉइंट्स पूछे जाते हैं इस तरह से, तो इनको आप वेबसाइट से जाके डायरेक्टली याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि पावर जो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जनरेट होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में है। तो देखते हैं सबसे पहले तो पावर कैसे जनरेट होता है। हम जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो टरबाइन के थ्रू जनरेट होता है। टरबाइन कौन कौन सा है, कैप्लान और फ्रांसिस टरबाइन है। और टोटल कितना जनरेट होता है, 1450 मेगावाट। टोटल पावर जनरेट जो होता है 1450 मेगावाट यहाँ पे पावर जनरेट होता है। आउट ऑफ दैट 57% इसका 1450 का मध्य प्रदेश को जाता है, बाकी 27% महाराष्ट्र को, एंड गुजरात में सिर्फ और सिर्फ 16% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये भी आप याद रखें कि ये सिर्फ 3 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन 2 स्टेट्स में, गुजरात मेजर पोर्शन ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। इलेक्ट्रिसिटी में राजस्थान का कोई पार्टिसिपेट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी मैंने भी बताया था 0.95 मिलियन हेक्टेयर, तो 0.95 मिलियन हेक्टेयर है, तो मिलियन का मिलियन ही रहने दीजिए क्योंकि मिलियन में पूछा है। और हेक्टेयर हम जानते हैं 10⁴ होता है, तो 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हेक्टेयर कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नर्मदा मेन कैनाल। अब नर्मदा मेन कैनाल दैट मीन्स जहां से सरदार सरोवर डैम से जो कैनाल डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैनाल इरिगेशन के लिए जाता है, उसकी लेंथ सबसे पहले जाने टोटल लेंथ है 75,000 किलोमीटर इन गुजरात। गुजरात में टोटल कैनाल की जो लेंथ है वो है ओनली इन गुजरात, याद रखिएगा, राजस्थान का इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन कैनाल का, तो मेन कैनाल के बारे में हम जानते हैं कितना है। तो मेन कैनाल जो है वो ओनली 458 किलोमीटर हमारा सिर्फ मेन कैनाल है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है। ठीक है, 458 मीटर। और मेन कैनाल जो हमारा कंटूर कैनाल है, कैनाल हम जानते हैं कई प्रकार का होता है, वाटर शेड या फिर रिज कैनाल भी होता है, कंटूर कैनाल होता है, साइड साइड स्लोप कैनाल होता है। तो ये जो हमारा मेन कैनाल वो है कंटूर कैनाल, दैट मीन्स ये सिर्फ एक ही साइड इरिगेट कर सकते हैं। जैसे जैसे कंटूर में यहाँ से डिक्रीज हो रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में, जैसे कि हमारा नेचुरल ड्रेन होता है उसी तरह से ये भी है हमारा, तो ये कंटूर की डायरेक्शन में फ्लो करता है। कंटूर डिक्रीजिंग उस डायरेक्शन में हमारा फ्लो करेगा, तो विद ग्रेविटी हमारा ये फ्लो करता है, इसमें कोई भी एडिशनल डिस्चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती है पावर्स की। इट इज़ द लार्जेस्ट लाइंड कैनाल इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट कैनाल है वर्ल्ड का जो कि लाइंड है, नॉट टॉकिंग अबाउट अनलाइंड, बट लाइंड कैनाल में सबसे लार्जेस्ट है। कैपेसिटी एट द हेड इज 40,000 क्यूसिक, याद रखिए, बिल्कुल सही है। आपको कैपेसिटी एट हेड भी याद रखना है, कैपेसिटी एट द एंड भी याद रखना है। तो कैपेसिटी एट हेड हो गया हमारा 40,000, एट द एंड हो गया 25,000 क्यूसिक। ठीक है, क्यूमिक और क्यूसिक ये दोनों यूनिट होता है डिस्चार्ज मिनट करने का, क्यूबिक फीट पर सेकेंड और क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज, वेलोसिटी एट हेड कितना है, 1.69 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये भी याद रखिए कि वेलोसिटी एट हेड पूछता है, तो वेलोसिटी जहाँ से मेन कैनाल का हेड है वहाँ पे जो वेलोसिटी होता है 1.69 मीटर पर सेकेंड। और टोटल क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो हुए मेन कैनाल में वो है 236 क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क मतलब रोड ब्रिज जितने भी पास होते हैं उनकी संख्या है 236। हम जानते हैं कि जो भी कंटूर कैनाल होता है उसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क की संख्या ज़्यादा होती ही होती है, क्योंकि हम कंटूर के साथ जा रहे हैं नीचे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रानी की वाव। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही सिंपल है। आपको मैंने बताया कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने स्ट्रक्चर हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़िए, और गूगल से, यूट्यूब से या इधर उधर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ विकीपीडिया को फॉलो कीजिए। विकीपीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ विकीपीडिया को फॉलो कीजिए ओनली, नो यूट्यूब, नो बुक, नो एनीथिंग। रानी की वाव हम जानते हैं ये रानी उदयमती ने बनवाया था 1063 में। ठीक है, अपने पति की याद में, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे बनवाया था इन्होंने। इसे हम क्वींस स्टेप वेल भी कहते हैं। ये वाटर को हाई राइज करने के लिए एक तरह से स्ट्रक्चर है कि वाटर को हाई राइज कैसे पहुंचाया जाए। आज के डेट में मोटर या पंप कर देता है, तो पहले के टाइम में उन्होंने यहाँ पे स्टेप वेल इसको बोलते हैं कि स्टेपिंग्स के थ्रू वाटर को ऊंचे पे पहुंचाया गया है, तो ये इसका, इसीलिए इसको क्वींस स्टेप वेल बोलते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या बोला, स्टेप वेल सिचुएटेड इन अहमदाबाद, नहीं, ये पाटन डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, जो कि अहमदाबाद से
यहाँ पे अहमदाबाद है, तो पाटन अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आता है, ठीक है। तो अहमदाबाद से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो पाटन डिस्ट्रिक्ट में आता है पहली बात तो। और ये सरस्वती रिवर के बैंक पे है, ये भी याद रखिए कौन से रिवर के बैंक पे है, सरस्वती रिवर के बैंक पे है रानी की वाव। रानी की वाव एक और चीज़ों पे आपको देखने को मिलेगा 100 की नोट पे, जो आज के रेट में नया नोट है 100 का, उसके पीछे आपको इसका पिक्चर देखने को मिलेगा। इट इज डिजाइंड एज इन्वर्टेड टेम्पल हाईलाइटिंग द सेंसिटिविटी ऑफ वाटर, राइट। ये किसको डिनोट करता है, सेंसिटिव वाटर की पवित्रता को दर्शाता है। और इसका जो डिजाइन किया गया है वो इन्वर्टेड टेम्पल की तरह किया गया। ये सेम टू सेम लाइन आपको विकिपीडिया में मिलेगा, वहीं से कॉपी किया इन लोगों ने। इट हैज़ बिन लिस्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, कब, 2014 में। बिल्कुल, तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि यूनेस्को ने तो किया था अडॉप्ट, बट किस साल में किया था अपनी लिस्ट में, तो 2014 में किया था। तो ईयर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और भी दे सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़, इसमें स्टेप्स कितने हैं, तो स्टेप्स है 7। नंबर ऑफ स्टेयर्स जो है, नंबर ऑफ स्टेयर्स वो है 7। तो चौथा ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि स्टेयर्स की संख्या कितनी है, 7, 10, 15, 12। तो आपको याद रखनी है एग्जैक्ट संख्या 7 है, अगर कुछ और है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द स्कल्पचर ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हम जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिल्पकार जो है वो है रामवंजी सुतर। उन्होंने पहले एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया था जो कि गांधीनगर में लगाया गया, छोटा है, और बाद में उन्होंने डिजाइन किया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, जो कि केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है, सरदार सरोवर डैम के बगल में ही है। वन इसका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 183 मीटर या 182 मीटर इसका हाइट है, ठीक। चलिए, ये रामवंजी सुतर ये पद्मश्री और पद्म भूषण भी जीत चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए कुछ ये मैचिंग का क्वेश्चन है। लोथल और धौलावीरा हम जानते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट साइट है, कहाँ का, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो लोथल और धौलावीरा आईवीसी का पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जिसे बोलते हैं। तो लोथल क्या था उस समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था, बंदरगाह था। और ये कहाँ पे आता है, ये आता है गल्फ ऑफ मन्नार के पास, ठीक है। तो वहाँ से व्यापार के लिए यहाँ पे इसको पोर्ट के रूप में यूज़ करते थे। और धौलावीरा कच्छ भुज के पास है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट था। अब क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ गुजरात, राइट। लोथल जो है वो 7 वंडर्स ऑफ गुजरात के अंदर आता है। वेरी ओल्ड एंशिएंट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। तो ये इसको मैच कर रहा है। धौलावीरा द मेजर एंशिएंट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैंने बताया यही दो है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन इन द इंडस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब जो लार्जेस्ट में से था, उसमें से था धौलावीरा, मोहनजोदारो, ये सब था लार्जेस्ट में से। तो धौलावीरा वॉज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस समय पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान का भी पार्ट था, म्यांमार का भी पार्ट था। अब तो सब सेपरेट हो गया, बट उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत बड़ा पार्ट आता था। लक्ष्मी विलास पैलेस पता है आपको, बड़ौदा में है। और ये गायकवाड़ 3 के टाइम का है, गायकवाड़ 3 ने इनको बनवाया था, जो कि गुजरात के रूलर थे। नोन द बेस्ट स्टाइल ऑफ इंडो सैरासेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर। देखिए इंडो सैरासेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर मीन्स क्या हुआ, इस कला को यूज करते थे इंग्लिश लोग, अंग्रेज लोग थे। इसमें क्या था, इंडियन और जो हमारी टर्किश या फिर अफगानी स्टाइल है, इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता था। मतलब जो मुगल साम्राज्य से जो भी आते हैं उनका स्टाइल और इंडियन स्टाइल, इन दोनों को मिक्स करके स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता था। तो ये यूज करते थे मेनली कौन, अंग्रेज लोग। तो लक्ष्मी विलास पैलेस उसी स्टाइल में बनाया गया है। और एग्जांपल के लिए आपको पता है कि विक्टोरिया टर्मिनस है मुंबई का, वो भी इसी स्टाइल पे बनाया गया हुआ है। कोलकाता का है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं आज के डेट में जो अंग्रेज लोगों ने बनवाया था, और उनमें उन्होंने इंडियो सैरासेनिक रिवाइवल मतलब ये कला यूज किया था। इसमें इंडियन और मुगल टाइम के जो थे, दैट मीन्स टर्किश या अफगानी जो स्टाइल था, वो उन लोगों ने मर्ज करके यूज किया था। हुजूर प्लेस हमें पता है कि हुजूर प्लेस हमारा पोरबंदर में है। इस जगह पे उन लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की है यूरोपियन पैलेस को, ठीक है। तो ये हमारा पोरबंदर में है, तो पता ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्दी सैयद मॉस्क, सिद्दी सैयद मॉस्क हमारे अहमदाबाद में है, बहुत ही फेमस मॉस्क है। ये सिद्दी बोलते हैं जो अफ्रीकन लोग उस समय आते थे हमारे भारत देश में, उसको हम सिद्दी कहते थे। उनका नाम था सैयद। तो सिद्दी सैयद मॉस्क उन्होंने एक मकबरा बनाया था। इसमें जो खास बात है इसकी 10 जालीदार खिड़कियां, ये यहाँ पे बहुत ही फाइन वर्क है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ का अट्रैक्शन पॉइंट है। तो चलिए इसकी कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। सिद्दी सैयद मॉस्क बिल्ट इन 1573, बिल्कुल सही। इसको 1573 में सिद्दी सैयद ने ही बनवाया था। मोस्ट फेमस मॉस्क ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद में है मैंने बताया, और ये बहुत ही फेमस है। द मॉस्क इज इंटायरली
देखिए आपको ये वर्डिंग सेम टू सेम मिलेंगे विकीपीडिया से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो पॉइंट्स हैं ये सब आप कहीं और से मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ विकीपीडिया। पहले लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं गुजरात में, सिर्फ गुजरात का ही पढ़ना है आपको, कहीं और बाहर का तो पढ़ना नहीं है, मोस्टली आपको पता ही होगा कौन सा है। उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ विकीपीडिया को डेली एक बार विजिट कीजिए, आपको सारा डेटा पॉइंट्स एक बार सामने से लेके जाना है आपको डेली बेसिस पे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कुछ भी रटने की कोशिश मत करें। तो इंटायरली आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट इज मॉस्क इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल कार्व्ड 10 स्टोन लेटिस वर्क। मैंने बताया 10 खिड़कियां हैं जो जालीदार है, विंडो ऑन द साइड एंड रियर आर्च, आर्च के फॉर्म में इस तरह से आपको जालीदार खिड़कियां दिखेंगी जिसमें वर्क है, बहुत फाइन वर्क है, लेटिस वर्क है, ठीक है, जालीदार वर्क को बोलते हैं लेटिस वर्क। द लेटिस वर्क विंडो इज ब्यूटीफुली डिस्प्लेड द डेलिकेट ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ट्री ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये वहां पे जब सीधी से मॉस्क के बाहर जाएंगे, वहां पे जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें सब कुछ ये सारा डेटा पॉइंट्स लिखा हुआ, और यही डेटा पॉइंट्स आपको विकीपीडिया में मिलेगा सेम टू सेम। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। तो गुजरात के डैम्स के बारे में मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उकाई डैम की। उकाई डैम, तो डैम में आपको क्या क्या याद रखने का है, लोकेशन क्या है, मतलब डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन से रिवर पे है, किस चीज़ का बना हुआ है, और कौन सी टाइप की डैम है। तो बस ये चार चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट होता है, और कौन कौन से डैम है ये तो आपको पता होना ही चाहिए, गुजरात में बहुत सारे डैम है। उकाई डैम देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं ये तापी रिवर पे है, ठीक है, तापी रिवर पे है, और तापी डिस्ट्रिक्ट भी है, तो दोनों काम एक साथ हो गया। उकाई डैम जो है तापी रिवर और तापी डिस्ट्रिक्ट में है। इसे हम बल्लभ सागर भी कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन में ये भी आया था कि बल्लभ सागर इनमें से किसको बोलते हैं, तो बल्लभ सागर बोलते हैं उकाई डैम को, और तापी रिवर पे, ठीक है। ये किस चीज का बना हुआ है, अर्दन प्लस मैसनरी डैम, अर्दन प्लस मैसनरी, ठीक। दूसरा है, पहले हम कमलेश्वर डैम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कमलेश्वर डैम ये रॉकफिल है। कमलेश्वर डैम कैसा है, रॉकफिल, मतलब इसमें कोई अर्दन डैम का कोई भी पार्ट नहीं है, दैट मीन्स इट इज फुल्ली रॉकफिल डैम। एम्बैंकमेंट डैम, ये बेसिकली क्या है, एम्बैंकमेंट डैम है, और ये हिरान रिवर पे है, ठीक है। तो रिवर का नाम है हिरान, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है जूनागढ़। तो ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है हिरान रिवर पे, और ये कंप्लीटली रॉकफिल एम्बैंकमेंट डैम है, कमलेश्वर डैम। कदाना डैम आप लोगों को पता ही है, इस बारे में आप लोगों ने बहुत पॉपुलर है, सबने सुना होगा। अर्दन प्लस मैसनरी, ये भी अर्दन डैम है, जैसे कि हमारा उकाई डैम है। और ये कौन से रिवर पे है, माही रिवर पे, और माही रिवर पे है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, महिसागर डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आपको रिवर का नाम और डिस्ट्रिक्ट और किस जगह पे सिचुएटेड है वो। चलिए आगे चलते हैं। काउथर प्रोजेक्ट, तो हम जानते हैं कि ये गल्फ ऑफ मन्नार को डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है ये। इसके अंतर्गत 30 किलोमीटर डैम बनाया जा रहा है, जिसका काम होगा कि ह्यूज वाटर को फ्रेश ह्यूज वाटर को कलेक्ट करेगा, और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे कि इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो 30 किलोमीटर का डैम बनाया जाना इसका ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, ठीक है। अब इसके बारे में हमें क्या क्या जानने की जरूरत है, तो पहली चीज जानने की जरूरत है इसमें इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। 30 किलोमीटर डैम की कैपेसिटी होगी 10,000 मिलियन मीटर क्यूब। इस रिजर्वायर की कैपेसिटी कितनी होगी, 10,000 मिलियन मीटर क्यूब इसकी कैपेसिटी होगी टोटल। और रिवर इसमें कितने हैं, तो 5 रिवर हैं, नर्मदा, माही, दादर, साबरमती एंड लिम्बडी, ठीक है, लिम्बडी रिवर। तो ये 5 इसमें रिवर आते हैं जो कि इसके अंतर्गत स्टोरेज, यहाँ पे वाटर स्टोर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको स्टोरेज कैपेसिटी और कौन कौन से रिवर आते हैं वो याद रखना है। और गल्फ ऑफ, कौन से गल्फ के लिए है, गल्फ ऑफ खंबात के लिए। चलिए आगे चलते हैं। रॉक विच शोज ग्रेट वेरिएशन इन वाटर यील्डिंग कैपेसिटी। वाटर यील्डिंग कैपेसिटी मतलब ऐसा रॉक कौन सा होता है जिसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अलग अलग जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस देखने को आपको मिलता है। ग्रेनाइट और मार्बल हम जानते हैं ये बिल्कुल भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक जितने भी होता है मोस्टली उसमें से कोई भी वाटर को एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करता है। तो मार्बल और ग्रेनाइट तो वैसे ही हट गए, और ये तो हमारा इग्नियस रॉक है, बट ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, सिलिका और क्वार्ट्ज और फेल्सपार से मिलकर बना होता है, इसलिए बहुत ही हार्ड होता है, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। रह गया हमारा सैंडस्टोन। तो सेडिमेंट्री रॉक चाहे जितने भी होते हैं उन सब में वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वो लेयर वाइज बने होते हैं। सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, तो सैंडस्टोन यहाँ पे हमारा ऑप्शन। द डैम
वुड बिकम इरेलीवेंट, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप पढ़ के बता सकते हैं कि डैम इरेलीवेंट कब हो जाएगा। रॉक स्ट्रांग हुआ तो जाहिर सी बात है तो अच्छा ही हुआ। रॉक बिकम्स इम्परमिएबल, इसमें भी अच्छा हुआ, क्योंकि इम्परमिएबल होगा तो क्या होगा, पानी पास नहीं करेगा, तो और अच्छी बात है डैम के लिए। रॉक बिकम्स पोरस, ये कंडीशन हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि रॉक बिकम पोरस मीन्स अब वहां से वाटर पास कर सकता है, वाटर पास करेगा तो क्या दिक्कत आएगी, सीपेज स्टार्ट हो जाएगा, और सीपेज स्टार्ट हुआ तो लास्टली हमारा जो मटेरियल है, अर्दन मटेरियल है, वो इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। रॉक स्टार्ट्स वेदरिंग टू सर्टेन एक्सटेंट, थोड़ा बहुत वेदरिंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉइल की वेदरिंग या रॉक की वेदरिंग बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन में होती है, उतने साल में तो डैम कितनी बार टूट जाएगा, इसलिए वेदरिंग को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। मेन है कि पोरस नहीं होना चाहिए, एक बार अगर सीपेज स्टार्ट हो गया उसके बाद हमारा डैम बहुत ही कम समय में टूट जाएगा। आगे चलते हैं। रॉक्स बिहेव एज मास ऑपरेटिंग स्ट्रेस, तो ऑपरेटिंग स्ट्रेस Fy से अगर कम लोड है तो हमारा रॉक का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो ये इलास्टिक की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स अगर हम Fy से नीचे अगर लोड रखते हैं और अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो ये अगेन अपना जो भी स्ट्रेन आया है वो रिकवर कर लेता है। स्ट्रक्चर्स बिल्ड ऑन, किस टाइप के स्ट्रक्चर विल हैव टू विथस्टैंड ग्रेटर रिस्क ऑफ ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइम पे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, अर्थ मतलब किस सॉइल पे स्ट्रक्चर बना होगा तो हमारा सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, ग्रेटर रिस्क पे है। सॉलिड मास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग रॉक में भी कोई दिक्कत नहीं है, अनफ्रैक्चर्ड लैंड मैस में भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फ्रैक्चर्ड होता तो ऑप्शन हो सकता था, अनफ्रैक्चर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। लूज सॉइल, जानते हैं हम कि लूज सॉइल से क्या होता है, लूज सॉइल में अगर अर्थक्वेक आ गया तो लिक्विफेक्शन होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कच्चभुज का वो अर्थक्वेक। ठीक है। तो लूज सॉइल विल लीड टू लिक्विफेक्शन, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट होगा और इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा अगर उसमें पानी हुआ तो अवॉइड सीयरिंग, डैम हैज टू बी प्लेस्ड एज फार एज पॉसिबल। देखिए डैम जब भी बनाया जाता है, कोई भी हैवी स्ट्रक्चर जब भी बनाया जाता है तो फोल्ड और फॉल्ट का ध्यान दिया जाता है। फोल्ड क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये हमारे, और ये यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से ऐसे फोल्ड हो गए, इसे बोलते हैं फोल्ड। तो ये पूरा का पूरा प्लेट ही फोल्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मास मान लो ऊपर राइज किया था किसी वजह से मैग्मा वगैरह, तो यहाँ पे फोल्ड जनरेट हो गया, तो फोल्ड से कोई खास दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज स्टिल कंटिन्यूअस इन नेचर। बट इन केस ऑफ फॉल्ट व्हाट हैपेंस, मान लीजिए कोई दो बहुत बड़ा टेक्टोनिक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट ए, टेक्टोनिक प्लेट बी, ठीक है, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट, और जब हम जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट आपस में मूवमेंट होता है, तो मान लो मूवमेंट के टाइम क्या हुआ, अगर ये दोनों आपस में घिसे यहाँ पे तो यहाँ से एक पोर्शन शियर की वजह से क्रैक हो गया और ये पोर्शन बिल्कुल अलग हो गया, तो यहाँ पे आपको क्रैक दिखेंगे, तो ये क्या हो गया, ये क्रैक की वजह से अलग हो गया। अगर हम इस पे स्ट्रक्चर बना देंगे तो क्या होगा, इसका सपोर्ट इधर से नहीं है और इधर से नहीं है, तो ये अगर हम इस पे हैवी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये अंदर की तरफ पेंट्रेट हो जाएगा। इसलिए हम ये अवॉइड करते हैं कि खास करके कोई भी डैम बना रहे हैं तो टेक्टोनिक प्लेट की वहाँ पे बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, मतलब टेक्टोनिक प्लेट वहाँ पे खत्म नहीं होना चाहिए, टेक्टोनिक प्लेट का कोई भी वहाँ पे एंडिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको बनाएंगे। दूसरी चीज़ कि हम फॉल्ट को वहाँ पे सर्च करते हैं कि कोई अगर फॉल्ट है तो उसके ऊपर हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, इसका सपोर्टिंग स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन थियोडोलाइट, थियोडोलाइट के अंदर मेन स्केल को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो ये थियोडोलाइट है, मान लेते हैं ये 1 डिग्री है और ये मान लेते हैं 2 डिग्री है, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, दैट मीन्स, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो ये हो गया 20 मिनट का, ये भी हो गया 20 मिनट का और ये भी 20 मिनट का। ठीक है, तो 20 मिनट के 3 डिवीजन हुए। अब कह रहा है कि इफ द थियोडोलाइट इज टू बी हैव लिस्ट काउंट ऑफ 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड हमें लिस्ट काउंट चाहिए थियोडोलाइट का, तो मेन स्केल के डिवीजन और वर्नियर स्केल के डिवीजन में क्या रिलेशन होगा। तो हम जानते हैं कि तो बहुत सिंपल है, लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है उस पर आप इसको इंसर्ट कीजिए। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू एस अपॉन एन। एस क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिवीजन ऑफ, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 20 मिनट, 20 मिनट डिवाइड बाई नंबर, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, तो ये हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। लिस्ट काउंट हमें जितना चाहिए तो 20 सेकेंड्स चाहिए, तो ये मिनट में है सेकेंड्स में, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसल आउट, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू 60, दैट मीन्स नंबर ऑफ टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज 60। याद रखिएगा यहाँ पे वैल्यू होती है एक डिवीजन की मेन स्केल की वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू नहीं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होता है वर्नियर स्केल का। ठीक है, तो s अपॉन n में ये डिफरेंस होता है, s इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन वेयर एज n इज द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो ये मेन स्केल का, ये वर्नियर स्केल का। तो यहाँ पे आ गया क्या,
कि नंबर ऑफ डिवीजन जो होगा वर्नियर स्केल में वो 60 होगा। और अगर डायरेक्ट वर्नियर है तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है कि 59 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 60 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। और रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या होता है कि 60 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 59 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटेलिक टैप। तो टेप के बारे में देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न एक क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिलता है, किसी भी तरीके से पूछे बट एक न एक क्वेश्चन टेप से जरूर रहता है घुमा फिरा के। स्टील टेप हमें पता है, कोई भी स्टील का बना होता है जनरली, ठीक है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। इनवार टेप, देखिए इनवार टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवार टेप बहुत ही हाई प्रिसाइसली मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हाई मतलब कोई लेंथ हमें ऐसा मेजर करना जिसकी प्रिसीजन बहुत ज़्यादा हाई रखनी, जैसे कि बेस लाइन वगैरह, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो पूछता है कि किस लिए यूज़ करते हैं, तो आपको याद रखना है बेस लाइन ऑफ ट्राइंगुलेशन, ट्राइंगुलेशन के बेस लाइन के लिए यूज़ करते हैं। और इनवार टेप बनता किससे है आपको ये भी याद रखना है, तो निकल से बनता है। निकल 36% होता है इसमें, प्लस स्टील, स्टील कितना होगा 64%, ठीक है, 64% स्टील और 36% निकल से मिलकर बनता है इनवार टेप। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि इनवार टेप किसके लिए काम में आता है और कितना रेशियो होता है। स्टील टेप स्टील का बना होता है, और मेटेलिक टेप किसका बना होता है, क्लॉथ इंटरवूवन विद मेटेलिक फाइबर। तो इसमें क्लॉथ का फाइबर भी होता है और मेटल का भी फाइबर होता है। अब क्लॉथ में कौन कौन सा होता है तो वो भी देख लेते हैं। लिनन होता है जनरली, लिनन प्लस ब्रास या कॉपर होता है मेटल। तो ब्रास या कॉपर का फाइबर प्लस में लिनन का फाइबर, तो क्लॉथ से मिलके बनता है जनरली। और इसका काम जनरली हम इसको यूज़ करते हैं ऑफसेट के ड्राइंग में, क्योंकि ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलोंगेशन ज़्यादा आता है, टेम्परेचर के साथ इसमें इलोंगेशन ज़्यादा आता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं जनरली हम ऑफसेट के लिए। हमने स्टील टेप ज़्यादा यूज़ करते हैं आज के डेट में। स्टील टेप, स्टील टेप हमने देखा होगा 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर का होता है, हमारे हाथ में रहता है। चलिए आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ए प्लॉट ओवर लैंड वॉज फाउंड टू बी 1000 मीटर स्क्वायर। एक लैंड का एरिया मेजर किया गया और एरिया आया 1000 मीटर स्क्वायर। बाद में पता चला कि 20 मीटर का जो चेन जिससे हमने मेजर किया था वो 21 मीटर का था, दैट मीन्स 1 मीटर लॉन्ग था। एक्चुअली में उसकी लेंथ 1 मीटर बढ़ गई थी। बाद में जब हमने मेजर किया उस टेप को तो पता चला कि 1 मीटर लंबी थी वो, और हमने उसी से मेजर कर लिया 20 मीटर मान के, और उससे एरिया आया था 1000 मीटर स्क्वायर। तो अब एक्चुअल एरिया निकालो। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं कि एरिया लेंथ का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। एक्चुअल लेंथ, ये कंडीशन लेंथ के साथ भी हो सकता था, तो लेंथ के कंडीशन में क्या होगा, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू मेजर्ड लेंथ, इन करेक्ट लेंथ अपॉन करेक्ट लेंथ डिवाइड बाय मेजर्ड लेंथ। ये किसका है, टेप का, और ये लैंड का। बस लेंथ है तो ये रहेगा, एरिया आ गया तो स्क्वायर कर देना है आपको, एल अपॉन एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू एरिया, और वॉल्यूम अगर आ गया तो सिर्फ और सिर्फ एल डैश अपॉन एल का क्यूब कर दो इंटू वॉल्यूम। बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, चाहे वो लेंथ का है, एरिया का है, वॉल्यूम का है। बस यहाँ पे लेंथ के टाइम में पावर 1 रहेगा, एरिया के टाइम में पावर 2 और वॉल्यूम के टाइम में पावर 3। बाकी कंसेप्ट फॉर्मूला सब कुछ सेम। अब यहाँ पे एरिया पूछा है तो एरिया की जगह हम ये वाला भी फॉर्मूला यूज करेंगे। एल डैश मीन्स इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। तो इनकरेक्ट लेंथ कितना है 21, क्योंकि 20 का था, 20 का हमने मान के एरिया फाइंड किया था, बट था वो 1 मीटर लॉन्ग, दैट मीन्स 21 मीटर का हो गया था। डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 20 मीटर, मल्टीप्लाई स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई बाय द एरिया मेजर्ड। एरिया कितना मेजर किया 1000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1102.5, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्लोप ऑफ द ग्राउंड इज 3 डिग्री, तो ग्रेडियंट बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, हालांकि इसको आपको याद करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेटर के इसको फाइंड करने में दिक्कत है। अब देखो कोई भी अगर स्लोप है तो स्लोप को हम जानते हैं कि 3 प्रकार से मेजर कर सकते हैं। ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है पी बाई बी, ठीक। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स पी बाई बी। तो यहाँ पे बेसिकली पी बाई बी की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, पी बाई बी की वैल्यू बताओ। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका होता है, पी बाई बी के रेशियो में, या फिर थीटा की टर्म में, या फिर परसेंटेज के टर्म में। ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल के मुकाबले वर्टिकल का क्या परसेंटेज है, या वर्टिकल का परसेंटेज हॉरिजॉन्टल के मुकाबले क्या है।
तीन तरीके से। तो 3 डिग्री के लिए आप जब थीटा की वैल्यू हमें पुट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 1:19 आएगा। तो ये तो याद करने वाली बात है, ये क्वेश्चन तो आप बिना कैलकुलेटर के फाइंड करने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कि 30 डिग्री के लिए तो हम जानते हैं, 0 डिग्री के लिए जानते हैं, बट 3 डिग्री के लिए फाइंड करना रादर क्रिटिकल। तो आप इसको जनरली कुछ वैल्यूज तो याद करके रखिए कि 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए, या 10 तक आप याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। चलिए आते हैं, नॉर्मल टेंशन फॉर टेप इज डिफाइंड एज द पुल। जब हम टेप यूज करते हैं तो एक नॉर्मल टेंशन हमें अप्लाई करना होता है, ताकि जो भी सैगिंग है, मान लो अगर हम इसे पुल नहीं करेंगे तो क्या होगा, टेप यहाँ पे सैगिंग ऐसे कंडीशन में रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एरर हमारा क्या होगा, अगर हमने कम पुल किया, मान लो हमें जितना पुल अप्लाई करना चाहिए, इफ द अप्लाइड पुल इज लेस देन द पुल स्टैंडर्ड पुल, तो करेक्शन इस केस में क्या होगा, नेगेटिव। दैट मीन्स हमें इस कंडीशन में लेंथ को करेक्शन करने के लिए घटाना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा मेजर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मल टेंशन कितने के बराबर होना चाहिए, जितना इसमें पुल अप्लाई करना है, ताकि वो सैगिंग बिल्कुल जीरो हो जाए और टेप हमारा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो ये क्या होता है, विच इक्वलाइजेज द इफेक्ट ड्यू टू सैग, और ये नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 8 kg के बराबर। तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 8 kg के बराबर होती है। चलिए, करेक्शन ड्यू टू सैग ऑलवेज नेगेटिव होगा इसका आंसर, ये आंसर गलत है। देखिए, जितने भी करेक्शंस होते हैं आपको मोस्टली में नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा कोई भी करेक्शन नहीं होता जिसमें ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऐसा कोई ऑप्शन। ऑलवेज नेगेटिव होता है बट ऑलवेज पॉजिटिव किसी में भी नहीं होता। अब मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से करेक्शन में पॉजिटिव हो सकता है। तो दो ऐसे हैं जिसमें आपको पॉजिटिव का मिलेगा और नेगेटिव दोनों का मिलेगा। ऑलवेज पॉजिटिव का कोई केस नहीं होता। एक होता है टेम्परेचर और एक होता है पुल। तो टेम्परेचर के केस में भी और पुल के केस में भी, दोनों ही केस में याद रखिए प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं करेक्शन। याद रखिएगा, हम बात करें करेक्शन की, एरर की नहीं। तो टेम्परेचर और पुल के केस में प्लस और माइनस दोनों हो सकता है करेक्शन। टेम्परेचर, और कैसे याद रखेंगे इसको, टेम्परेचर अगर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उससे ज़्यादा है साइट पे तो प्लस अप्लाई करेंगे, अगर कम है तो नेगेटिव अप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर पुल जितना स्टैंडर्ड है कि 8 kg अप्लाई होना चाहिए, अगर हमने 10 kg अप्लाई किया है तो प्लस करेंगे करेक्शन, और अगर हमने कम अप्लाई किया है तो माइनस करेंगे। बाकी सबके लिए ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो आप इसको याद कर लें। दूसरा चीज़ क्या याद रखना है आपको कि करेक्शन होता है, अगर कंफ्यूज करने के लिए या चेंज करने के लिए यहाँ पे एरर दे दिया तो ये सब चीज़ उल्टा हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे, अगर करेक्शन की जगह इसने एरर दे दिया तो उल्टा हो जाएगा। जो प्लस का है ऑलवेज पॉजिटिव है वो ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा, और ऑलवेज नेगेटिव वाला ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, माइनस का जो है प्लस हो जाएगा। तो मोस्टली टाइम करेक्शन ही पूछता है, बट कंफ्यूज करने के लिए अगर कभी वो एरर पूछता है तो आपको वहाँ पे रिवर्स कर देना है, वहाँ पे ये चीज़ भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द बियरिंग ऑफ लाइन। देखिए, ये क्वेश्चन भी मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने गलत डाला है, क्योंकि इसका ऑप्शन सही नहीं है। कह रहे कि बियरिंग ऑफ लाइन का, ए बी लाइन का बियरिंग है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ये हो गया हमारा, ईस्ट ये हो गया हमारा, यहाँ पे 87 डिग्री के आसपास है। ठीक है ये, और बी सी लाइन का कह रहा है कि साउथ ईस्ट में है, तो साउथ ये, ईस्ट ये। ठीक है, तो ऐसे हमारा लाइन जा रहा है। ठीक, अब कह रहे हैं कि देन द डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल किसको बोलते हैं, कि अगर प्रीवियस लाइन को हम प्रोजेक्ट करें आगे, तो अब इस लाइन से जो नए वाली लाइन की जो एंगल है इसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल या फिर इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल इसको। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल में भी इंटीरियर ऑल्सो, एक्सटीरियर ऑल्सो, एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल, कि प्रीवियस पाथ से कितना डेविएट हुआ है नए पाथ पे जाने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। तो डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ निकालना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये हमें पता है कि भाई ये 180 होगा, और इसमें से हमें इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 65, और हमें किसकी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है फोर बियरिंग के टाइम में। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें पता चल गया, तो यही वैल्यू निकालना है। तो टोटल 180 है, तो 180 माइनस इन दोनों को सम करके हम जो भी निकाल देंगे, तो ये टोटल मेरे हिसाब से 26 डिग्री के आसपास आता है, 26 डिग्री समथिंग मिनट। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ, 26 डिग्री 52 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। बट ये ऑप्शन में नहीं है, बट एड सही आंसर ये है, आप याद रखिए। और इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, इसमें बियरिंग में बहुत इजी होता है, आप खाली बस कंसेप्ट समझिए तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज
तो चेंज द रीडिंग ऑन द सर्कल वाइल मेजरिंग द एंगल। देखिए थियोडोलाइट की वर्किंग आप लोगों ने अगर एक भी बार यूज़ किया होगा तो आप सबको पता होगा, ये बहुत ही ईजी है, बट वैसे समझना आपको डिफिकल्ट लगेगा। अगर आपने एक बार भी यूज़ किया है तो बहुत आसान हो जाता है। थियोडोलाइट बेसिकली काम में आता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल के लिए। इसमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेट होता है जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करता है, वर्टिकल प्लेट होता है जो कि वर्टिकल एंगल मेजर करता है। हॉरिजॉन्टल प्लेट पे दो वर्नियर लगे होते हैं, एक वर्नियर ए कहलाता है, यहाँ पे एक वर्नियर बी कहलाता है। इसकी रीडिंग होती है 0 to 360 डिग्री, दैट मीन्स WCB में। जो वर्टिकल सर्कल होता है यहाँ पे, वर्टिकल सर्कल ये हमारा क्वाड्रेंट बेयरिंग होता है, 0 to 90 डिग्री में होता है। इसकी वर्नियर को वर्नियर सी और वर्नियर डी कहते हैं। ये वर्टिकल एंगल के लिए होता है और ये हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए होता है। इसके अंदर दो प्लेट होते हैं, एक लोअर प्लेट और एक अपर प्लेट। तो लोअर प्लेट में दो फंक्शन होता है, एक होता है यहाँ पे होता है लोअर टेंजेंट स्क्रू और अपर टेंजेंट स्क्रू। सिमिलरली लोअर यहाँ पे लो स्क्रू और ये अपर क्लैंप, ये लोअर क्लैंप और ये क्लैंप, अपर क्लैंप। अब देखिए दोनों क्लैंप का मतलब क्या है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना या फिर अलाउ करना। तो जब हमें रीडिंग नोट करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि देखिए ऊपर वाला क्लैंप जो है वो ऊपर वाले प्लेट की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, ठीक है, और लोअर वाला जो क्लैंप है वो लोअर प्लेट की मूवमेंट को ट्रैक करेगा। अब याद रखिए, देखिए होता क्या, रीडिंग कैसे चेंज होता है आप समझ लीजिए इसको तो याद हो जाएगा आपको। अपर क्लैंप में क्या होता है, वर्नियर अटैच होता है, लोअर क्लैंप में प्लेट अटैच होता है, ठीक है। तो अगर हम अपर क्लैंप को टाइट कर देंगे और लोअर क्लैंप को लूज कर देंगे, वर्नियर फिक्स हो गया, मतलब अब किसके साथ, प्लेट के साथ। तो वर्नियर अगर फिक्स हो गया प्लेट के साथ तो अब रीडिंग चेंज नहीं होगी, वो साथ में घूमेगा प्लेट, वर्नियर और प्लेट हमारा सर्कल जो है वो साथ में घूमेगा, तो रीडिंग चेंज नहीं होगी। और रीडिंग चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे के प्लेट को फिक्स करना पड़ेगा ताकि जो सर्कल है वो फिक्स हो जाए और वर्नियर घूमे, ठीक है, वर्नियर ए भी घूमे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमें रीडिंग चेंज करनी होती है तो लोअर को टाइट रखते हैं और अपर को लूज कर देते हैं, तो रीडिंग चेंज होगी। और अगर हमें रीडिंग फिक्स रखना है फिर भी हमें रोटेट करना है तो अपर को टाइट और लोअर को लूज, ठीक है। इस कंसेप्ट को अब याद रखिएगा। आप याद रखिए कि जो अपर वर्नियर ए है, वर्नियर बी है, इसी की मुंह में, और ये यहाँ पे सर्कल होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे सर्कल। तो सर्कल को लोअर क्लैंप लीड मतलब कंट्रोल करता है और वर्नियर को अपर क्लैंप कंट्रोल करता है। और रीडिंग कब चेंज होगी, जब हमारा ये वर्नियर टर्न करेगा और ये स्टेबल रहेगा, सर्कल हमारा स्टेबल है और वर्नियर घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे हो जाएगा तो रीडिंग चेंज हो जाएगा। तो अपर क्लैंप को घूमने के लिए क्या, अपर क्लैंप को लूज होना पड़ेगा और लोअर क्लैंप को फिक्स के लिए लोअर क्लैंप को फिक्स रहना पड़ेगा, तभी रीडिंग चेंज होगी। तो यहाँ पे वही चीज पूछ रहा है कि टू चेंज द रीडिंग अपर क्लैंप लूज एंड लोअर क्लैंप टाइट। चलिए आगे चलते हैं। इन अ मेथड ऑफ रीइटरेशन, देखिए ट्रेवर्सिंग में एंगल मेजरमेंट के दो मेथड है, मेथड ऑफ रीइटरेशन और मेथड ऑफ रिपीटेशन। तो मेथड ऑफ रिपीटेशन कब यूज करते हैं, जब हमें एक ही एंगल को मेजर करना है, मान लीजिए ये और ये, मुझे सिर्फ ये अल्फा एंगल मेजर करना है इस स्टेशन से और ये बहुत ही प्रिसाइसली मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सर्कल है तो हम पहले यहाँ पे फिक्स करेंगे, साइड करेंगे, फिर यहाँ पे साइड करेंगे, दोनों का एंगल मेजर करेंगे, फिर हम एंगल को फिक्स कर देंगे, दैट मीन्स अपर क्लैंप को टाइट लोअर क्लैंप को लूज। अब फिर से साइड करेंगे हम किसको, पहले वाले को, फिर से हम लोअर क्लैंप को टाइट अपर क्लैंप को लूज करेंगे, फिर से टर्न करेंगे यहाँ पे, फिर हम दोबारा एंगल करेंगे। तो हो सकता है मान लीजिए 15 डिग्री, इसका एग्जाम्पल के लिए 15 डिग्री एंगल है अल्फा की वैल्यू, तो पहली बार में 0 से 15 तक रीडिंग नोट हुआ, तो हमने 15 पे फ्रीज कर दिया, फिर से यहाँ को साइड किया, तो अगली बार में 15 to 30 तक रीडिंग नोट होगा, फिर 30 to 45 होगा। इस तरह से हम पूरे सर्कल के अलग अलग पार्ट का रीडिंग हम यूज करते हैं सेम रीडिंग को नोट करने के लिए, ताकि अगर किसी पार्ट में कोई रीडिंग में खराबी भी हो, स्ट्रेच हो गया, कोई भी खराबी हो, तो वो एरर एलिमिनेट हो जाए। तो हम इसे बोलते हैं मेथड ऑफ रिपीटेशन, हम रिपीट कर रहे हैं सेम थिंग को बार बार। तो जब बहुत ही एक्यूरेटली एंगल मेजर करना होता है तो हम मेथड ऑफ रिपीटेशन यूज करते हैं। और मेथड ऑफ रीइटरेशन क्या होता है कि कोई भी एक ही जगह से, एक ही इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से हमें बहुत ही सारे एंगल मेजर करने हैं विदाउट शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, देन वी विल गो फॉर मेथड ऑफ रीइटरेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, एक एंगल हमें यहाँ का मेजर करना है, एक एंगल यहाँ का है, एक एंगल यहाँ का है और एक एंगल यहाँ का है। तो हम सबसे पहले इसको साइड करेंगे, इन दोनों का एंगल मेजर करेंगे, फिर इसको साइड करेंगे, फिर इसको साइड करेंगे, यहाँ ये एंगल मेजर करेंगे, फिर ये एंगल मेजर करेंगे, और लास्टली हम इसको रोटेट करते इनिशियल पॉइंट पे ले आएंगे। और जब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट पे लाएंगे तो इस समय अगेन इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, तो जब हम एंड करेंगे तो 360 डिग्री पे एंड होना चाहिए। यही तो है रूल, क्योंकि हम अगर घूम के उसी पॉइंट पे आ गए 360 डिग्री होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ हॉराइजन, कि आखिरी एंगल मेजर करने के बाद हम दोबारा इसको घुमाते ही रहेंगे और फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे।
और उस समय जब फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो एंगल की वैल्यू 360 डिग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एरर बोलेंगे। एरर जो भी है उस हम सभी एंगल पे उतना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड बाई 3 या 4 जितने भी एंगल है उतने एंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली इक्वली। तो लास्ट स्टेप को कहते हैं हम क्लोजिंग ऑफ हॉराइजन। तो यही है मतलब रीइटरेशन कब बोलते हैं कि द एंगल इज मेजर्ड एंड द इंस्ट्रूमेंट टर्न टू क्लोज द हॉराइजन। ठीक है, एंगल को मेजर किया था और लास्टली आखिरी पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट को मिलाने के लिए थर्ड लाइट को फर्स्ट पॉइंट पे लाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ हॉराइजन। और ये कब यूज करते हैं, जब सेम स्टेशन से कई सारे एंगल मेजर करने हो। लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन, देखिए लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में कंसेप्ट बताता हूँ। मान लेते हैं ये कोई लाइन है, तो अब ये लाइन तो इंक्लाइंड है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं हम डिपार्चर और इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो लेंथ है, मतलब इस लाइन की जो प्रोजेक्शन है एक्स डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम डिपार्चर, और वाई डायरेक्शन में जो है उसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम लैटिट्यूड बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम डिपार्चर बोलेंगे। और ये एंगल में पता है थर्ड लाइट में थीटा डिग्री मेजर होता है। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट होता है। ठीक, तो यही चीज़ पूछा है। अब देखिए डिपार्चर की वैल्यू क्या होती है, लैटिट्यूड की वैल्यू क्या होती है। तो ये हमारा थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल जिसके साथ बनता है वो कॉस कॉम्पोनेंट होता है हमेशा। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इस लाइन की लेंथ एल है तो एल इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो लैटिट्यूड इज इक्वल टू एल कॉस थीटा और डिपार्चर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, साइन कंपोनेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं लैटिट्यूड। क्या कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन नॉर्थ साउथ मेरिडियन, बिल्कुल सही। लैटिट्यूड किस पे होता है, नॉर्थ साउथ मेरिडियन पे, और ईस्ट वेस्ट पे कौन सा होता है, डिपार्चर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटिट्यूड और डिपार्चर गिवन है और कह रहा है कि लेंथ फाइंड कीजिए। अब देखिए क्या गिवन है आपको, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 45.83। तो अगर ये लेंथ है आपका 45.83 और लैटिट्यूड की लेंथ गिवन है आपको 100, मतलब आपको इस राइट ट्रायंगल में आपको ये परपेंडिकुलर की हाइट गिवन है 100 और डिपार्चर की लेंथ गिवन है कितना 45.83। तो आपको हाइपोटेनस निकालना है। सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एल इज इक्वल टू अंडर रूट 100 स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 45.83 का स्क्वायर हो गया। इससे आंसर आपको मिल जाएगा। ये तो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेइंग का। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है लेवलिंग का। देखिए सबसे पहली रीडिंग, मान लीजिए कोई कहीं पे लेवलिंग मुझे करना है, यहाँ से यहाँ तक मुझे लेवलिंग करनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट स्टेशन हम जहाँ पे सेट करेंगे वहाँ से बेंच मार्क। तो कहीं भी जब रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला रीडिंग होता है बैक साइड। द ऑलवेज फर्स्ट रीडिंग इज कॉल्ड बैक साइड। ठीक है, पहली रीडिंग होती है बैक साइड, और उसके बाद हम कहाँ पे बेंच मार्क लेते हैं, उसके बाद हम आगे का रीडिंग शुरू करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने से पहले आखिरी रीडिंग होती है फोर साइड। मान लीजिए इसके बीच में हमने 3 रीडिंग लिया, एक ही स्टेशन पे हमने शिफ्ट, यहीं पे हम खड़े खड़े एक बार हमने पहली फर्स्ट रीडिंग हमने बैक साइड लिया, सेकंड रीडिंग हमने यहाँ का लिया, थर्ड रीडिंग हमने यहाँ का लिया, फोर्थ रीडिंग हमने यहाँ का लिया। ठीक है, और इसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे अगेन। ठीक है, मान लेते हमने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो देखिए पहली रीडिंग हो गई बैक साइड और लास्ट रीडिंग हो गई फोर साइड। ये हो गया हमारा फोर साइड। ठीक है, और बीच में जितने भी होगा वो इंटरमीडिएट साइड कहलाएगा। बीच में चाहे जितने भी हो वो इंटरमीडिएट। तो पहली बैक साइड और लास्ट वाली फोर साइड। अब जब इंस्ट्रूमेंट हमने चेंज किया तो अगेन हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। पहले लेंगे हम बैक साइड और फिर हम लेंगे इस तरह से। मान लीजिए यहाँ तक हमने रीडिंग लिया, फिर यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, तो ये दोनों बन गया इंटरमीडिएट साइड और आखिरी रीडिंग बन गया फोर साइड। फिर अगेन सेम प्रोसीजर, ये बन गया हमारा बैक साइड। इस तरह से हमारा रीडिंग आगे बढ़ता है। बस तो अब इसी को हमें यहाँ पे देखना क्या कह रहा है कि ये हमारा रीडिंग है और इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर सेकेंड एंड फिफ्थ रीडिंग। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट आफ्टर इस रीडिंग के बाद, मतलब ये रीडिंग लेने के बाद शिफ्ट हुआ था। सेकेंड रीडिंग, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब ये दो रीडिंग मेजर करने के बाद शिफ्ट हुआ था हमारा इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही सिंपल है। तो ये जो रीडिंग मेजर करने के बाद शिफ्ट होता है, मैंने बताया था आखिरी रीडिंग क्या होती है, फोर साइड होती है। ये रीडिंग हो गया हमारा फोर साइड। ठीक है, ये रीडिंग हो गया हमारा फोर साइड। और हम ये भी जानते हैं कि फोर साइड अगर जहाँ पे भी रीडिंग है, मान लो ये फोर साइड है, तो सबसे पहली रीडिंग क्या होती है, बैक साइड होती है। तो क्या होती है, पहली रीडिंग होती है बैक साइड और आखिरी रीडिंग क्या होती है, फोर साइड। लास्ट रीडिंग है ऑल्सो कॉल्ड फोर साइड। और अगर ये फोर साइड है तो ये भी बैक साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है। तो ये क्या होगा, हमारा बैक साइड होगा। ठीक है, पहली बैक साइड होगा, फिर इंटरमीडिएट साइड एंड देन ये फोर साइड। अब क्या पूछा है कि यहाँ पे
एंट्रीज इन द फोर साइड कॉलम, तो फोर साइड कॉलम के लिए हमने भी डिस्कस किया 0.985, 0.3.445 और लास्ट वाला ये हो गया। अगर बैक साइड का पूछता तो क्या होता 1.565, 1.875, बस ये दो रीडिंग हमारा बैक साइड होता। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, बस इसको समझने की जरूरत है, इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टाफ हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच, कह रहा है कि कर्वेचर करेक्शन बताइए। देखिए लेवलिंग में आपको दो प्रकार की करेक्शंस आपको याद रखनी है। पहला होता है कर्वेचर करेक्शन ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन करेक्शन। तो कर्वेचर करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है और इसकी वैल्यू होती है डी स्क्वायर बाई 2r के बराबर। r यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, d इज द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ हम लेते हैं 6370 मीटर। फाइनली इसकी जो वैल्यू आती है -0.0785 डी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी टोटल की वैल्यू मीटर में, जो भी करेक्शन आएगा वो मीटर में आएगा, और यहाँ पे d डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें किलोमीटर में डालनी होती है। तो ये हो गया हमारा कर्वेचर करेक्शन। और रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है 1/7 ऑफ cc कर्वेचर करेक्शन, बट इसका साइन पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनली अगर हम फाइंड करें तो प्लस का 0. इसको डिवाइड कर दो 7 से 112 डी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये मीटर में, और इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो एक प्लस का एक माइनस का है, बट ये बहुत बड़ा है कितना, ये इसका सिर्फ और सिर्फ 1/7 है, तो cc बहुत बड़ा होता है। तो कंबाइंड करेक्शन जो होता है माइनस का ही होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो 0. कितना बड़ा है 6/7 टाइम्स बड़ा है, 0.06728 डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा उस पर डिपेंड करता है। अब मान लो यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि करेक्टेड फॉर कर्वेचर ओनली, तो यहाँ पे हमें सिर्फ कर्वेचर करेक्शन अप्लाई करना है, मतलब ये इक्वेशन अप्लाई करना है 0.0785 इंटू डी स्क्वायर। डी कितना है यहाँ पे मैंने बताया था किलोमीटर में डालना है, यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही। ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी किससे, स्टाफ रीडिंग से। तो स्टाफ की रीडिंग है 1.565 माइनस 0.0785, तो आपकी वैल्यू ये मिल जाएगी। अगर यहीं पे पूछा होता कि कंबाइंड करेक्शन बताओ, करेक्टेड फॉर कंबाइंड करेक्शन और करेक्शन ड्यू टू द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, एंड पूछा होता दोनों की वजह से, तो आपको यही क्वेश्चन अप्लाई करना था। इसलिए तीनों करेक्शन के वैल्यू आप याद रखिए, एग्जाम में इस करेक्शन से वैल्यू कभी न कभी जरूर आता है। अब बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टू थ्योरलाइट मेथड। देखिए कर्व जो होता है हॉरिजॉन्टल कर्व, उसको सेट करने के लिए बहुत सारे मेथड है, टेप मेथड भी है, लीनियर मेथड भी है, और ये सबसे हाईएस्ट एक्यूरेट मेथड है क्योंकि इसमें हमें कोई लीनियर मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हम चेप या टेन से कुछ मेजर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ दो एंगल मेजर करते हैं दो थ्योरलाइट के यूज करके। कैसे सेट करते हैं, मान लीजिए ये कोई दो रोड है, यहाँ पे मुझे कर्व बनाना है, इस टाइप से मुझे कर्व से दोनों को ज्वाइंट करना है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व है। तो अभी तो हमें रोड पता है कि भाई यहाँ पे रोड खत्म हो रहा है और यहाँ पे रोड खत्म हो रहा है, हमने डिजाइन भी कर लिया है कर्व का डिजाइन कि भाई रेडियस इतना रखना है, ये या इतना रखना है। अब हमें इन पॉइंट्स को लोकेट करना है ग्राउंड पे, इसे बोलते हैं सेटिंग आउट ऑफ कर्व। ग्राउंड पे लोकेट करना है कि भाई ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा, तभी तो हम रोड बनाएंगे, सेंटर लाइन को पहले लोकेट करेंगे। तो इसको लोकेट करने को बोलते हैं सेटिंग आउट ऑफ कर्व। तो टू थ्योरलाइट मेथड में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, लास्ट वाले को जहाँ से कर्व स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, जो कि हमने पढ़ा था। ये हमारा होंगे लॉन्ग कॉर्ड। तो टू थ्योरलाइट मेथड किस पे बेस्ड है, आपको जो पॉइंट भी फाइंड करना है, ठीक है, वहाँ से आप एक कॉर्ड ड्रॉ कीजिए। कॉर्ड, ये कॉर्ड ड्रॉ हुआ हमारा। तो कह रहा है कि ये जो हम जिस पॉइंट का भी हमें फाइंड करना है, जो पॉइंट हमें फाइंड करना है उसमें अगर हम जो कॉर्ड ड्रॉ करें तो जो टेंजेंट लाइन है उसके और कॉर्ड के जो एंगल बनेगा अल्फा या अल्फा 1, वही एंगल सेम टू सेम बनेगा अगर उसी पॉइंट को हम दूसरी साइड भी ज्वाइंट करेंगे तो किसके साथ, लॉन्ग कॉर्ड के साथ, ये भी होगा अल्फा 1 के बराबर ही। दैट मीन्स कि टेंजेंट और जो ये कॉर्ड है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वही किसके बराबर होगा, कि अपोजिट साइड में कॉर्ड के और लॉन्ग कॉर्ड के बीच में, ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड के बीच में और उस पॉइंट से जो ड्रॉन कॉर्ड है उसके बीच में। मान लो ये पॉइंट लोकेट करना है, तो ये पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे, एक थ्योरलाइट यहाँ पे सेट करेंगे और सेम एंगल हम यहाँ भी इस थ्योरलाइट में भी सेट करेंगे, और यहाँ पे रेंजिंग रॉड बोलेंगे इधर से इधर खिसकाओ, और देखेंगे कि सेम एंगल पे कौन से पॉइंट पे रेंजिंग रॉड दोनों ही थ्योरलाइट में सेम टाइम पे दिख रहा है। तो मान लो वो पॉइंट यहाँ पे लोकेट हुआ,
तो वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि यहाँ से जो एंगल ये बनेगा, दैट मीन्स ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल इसके बराबर होगा, मतलब ये इस वाले कॉर्ड से लेकर यहाँ तक के एंगल के बराबर होगा। बस यही कंसेप्ट होता है टू थ्योरेट मेथड में। ये कहता है डिफ्लेक्शन टू एनी पॉइंट P फ्रॉम द फर्स्ट टेंजेंट। फर्स्ट टेंजेंट कौन सा हुआ, ये टेंजेंट, इज द सेम, ये सेम होता है, ये वाला एंगल सेम होता है, एंगल बिटवीन द लॉन्ग कॉर्ड, मतलब ये वाला एंगल लॉन्ग कॉर्ड ये हो गया हमारा, एंड द डायरेक्शन P फ्रॉम द सेकंड टेंजेंट पॉइंट। सेकंड टेंजेंट पॉइंट डायरेक्शन P, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है, चाहे आप जितने भी पॉइंट लोकेट करेंगे सभी में यही रिलेशन अचीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन केस ऑफ वर्टिकल कर्व, वर्टिकल पैराबोलिक कर्व, IRC वर्टिकल कर्व के लिए पैराबोलिक रिकमेंड करता है। क्यों, क्योंकि टॉप पे फ्लैट होता है, तो जिसकी वजह से हमें लाइन ऑफ साइट ज़्यादा डिस्टेंस तक देखने को मिलता है। तो व्हीकल के लिए हमें वही चाहिए। तो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट इस केस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है या फिर यूनिफॉर्म बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है कि इसमें सडन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है धीरे धीरे घटता है, इसलिए हम पैराबोलिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोरेटिक सर्वेइंग किसको बोलते हैं, जियोरेटिक सर्वेइंग और एक होता है प्लेन सर्वेइंग। तो अगर एरिया बहुत बढ़ जाए, एरिया बहुत बढ़ जाए तो होता क्या है कि कर्वेचर का इफेक्ट दिखने लगता है। दैट मीन्स हमारा अर्थ तो ऐसे है, तो अगर एक पॉइंट हमारे यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो होगा क्या, अगर हम ऐसे मेजर करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, अगर हम यहाँ पे अगर स्टाफ लगाएंगे तो, जो कि गलत है। तो हमें तो मेजर करना है कर्व लेंथ, क्योंकि हमारा अर्थ तो कर्व है। तो इसी एरर को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं जियोरेटिक सर्वेइंग, बट ये बहुत दूर में होता है, अगर डिस्टेंस काफ़ी लार्ज है तभी इफेक्ट होगा। तो इसके लिए रेंज क्या है, 295 किलोमीटर स्क्वायर। अगर एरिया 295 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा है तो हम जियोरेटिक सर्वेइंग को यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम प्लेन सर्वेइंग को यूज़ करते हैं। कर्वेचर करेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो कि हमने अभी पढ़ा था, CC इज इक्वल टू, अभी आपको याद होगा 0.078 माइनस का 785 डी स्क्वायर। अभी हमने उसी का करेक्शन अप्लाई किया था। इसी एरर को खत्म करने के लिए हम ये करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये क्या करता है, गेटिंग कंट्रोल पॉइंट्स फॉर हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब ये लीनियरली तो बात कर रहा है, इसी को कंट्रोल करने के लिए हम जियोरेटिक सर्वेइंग को यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। ट्रायंगुलेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। देखिए ट्रायंगुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और ट्रायंगुलर बेस होता है किस पे, ट्रायंगुलेशन से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की पोजीशन को लोकेट करते हैं, लोकेटिंग में काम आता है, और ये बहुत ही प्रिसाइज है। और इसका वर्किंग किस तरह से है कि हम इसकी बेस लाइन को बहुत ही, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलेशन मीन्स ट्रायंगल है, तो हम इसकी एक साइड, दैट मीन्स इसको बोलते हैं बेस लाइन, बहुत ही प्रिसाइसली मेजर करते हैं, बहुत ही हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से, जैसे इनवार टेप वगैरह यूज़ करते हैं। और 3 एंगल फिर हमें पता होता है, कौन सा, एक ये एंगल और एक ये एंगल और ये एक एंगल। तो बेस लाइन और अगर 3 एंगल हमें पता है तो बाकी साइड्स को हम इजीली बहुत ही प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकते हैं। यही है ट्रायंगुलेशन का प्रिंसिपल। 1 साइड एंड 3 एंगल, द रिमेनिंग साइड्स कैन बी कैलकुलेटेड वेरी प्रिसाइसली, मतलब ये दोनों साइड बहुत ही प्रिसाइसली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए काम में आता है ट्रायंगुलेशन। अब ये ट्रेवर्सिंग में कन्वर्ट हो गया, अब ट्रेवर्स यूज करते हैं हम, पहले ट्रायंगुलेशन यूज होता था, अब ट्रायंगुलेशन का कंसेप्ट हट गया। चलिए, टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री इज टेकन फोटोग्राफ। देखिए फोटोग्रामेट्री 2 प्रकार के होते हैं, एरियल फोटोग्रामेट्री और टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। एरियल में क्या होता है, हमें जिस लैंड का भी, मान लो इस लैंड का सर्वे करना है, तो यहाँ पे हमारे पास एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट में यहाँ पे कैमरा लगा होता है और ये मूव करता है आगे की तरफ, और ये इसका पिक्चर क्लिक करते जाता है, और फिर लास्ट में इसकी हम सॉफ्टवेयर से इसकी टोपोग्राफी प्लॉट कर देते हैं, इसे बोलते हैं एरियल फोटोग्रामेट्री। और टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री में क्या होता है, हम इसमें एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं करते हैं, ग्राउंड स्टेशन होता है, इसी में हम एक कैमरा लगाते हैं, और कैमरा किसके साथ फिटेड होता है, थियोडोलाइट के साथ, जिसे बोलते हैं टोटल सेटअप को बोलते हैं हम फोटो थियोडोलाइट, फोटो थियोडोलाइट। दैट मीन्स it will also click the photo, but it will also calculate the angle at which it is clicking the photo, right? So जिस एंगल पे हम जो फोटो क्लिक कर रहे हैं उसके साथ एंगल भी हमेशा एसोसिएटेड होगा, जिससे हम ये फाइंड कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन किस डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फोटो थियोडोलाइट। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री हमेशा ग्राउंड से होता है, और एरियल फोटोग्रामेट्री हमेशा एयर से होता है ऑन एयरक्राफ्ट। तो दोनों में कैमरा ही है, बट एक में ग्राउंड पे होता है और एक में एयर में होता है। अब क्या पूछा है, किसको बोलते हैं, द टेरन ऑन द ऑफ द अर्थ फ्रॉम कैमरा ऑन ग्राउंड, और इंस्ट्रूमेंट पूछता है तो फोटो थियोडोलाइट से होता है। ओवरलैप इन एरियल फोटोग्रामेट्री, अभी एरियल फोटोग्रामेट्री में हमने देखा कि कैमरा तो यहाँ पे है, अब जैसे जैसे आगे मूव करेगा, एक फोटो मान लो यहाँ पे क्लिक किया, एक फोटो यहाँ पे क्लिक किया, अब सभी को ज्वाइंट करके मुझे पूरा मैप बनाना है ना, तो उसके लिए हम ओवरलैप प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये पूरा एरिया,
एक बार एयरक्राफ्ट यहाँ से पास हुआ, फिर अगली बार यहाँ से, क्योंकि यहाँ से पास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, ये इतना एरिया कवर कर लेगा, इतना बड़ा फोटो ले लेगा, बट इससे बड़ा तो फोटो नहीं ले सकता। ठीक है, ठीक है, इस तरह से फोटो लेते जाएगा। फिर अगली बार जब जाएगा तो ये इसको ऐसे फोटो लेगा, तभी जाके ये पूरा एरिया कवर अप हो पाएगा। ठीक है, इसको ये फोटोग्राफ आपस में ओवरलैप होनी चाहिए, तभी तो हम फीचर मैप कर पाएंगे कि भाई इसके बाद अगला फोटो ये है, फिर अगला फोटो ये है, फिर अगला फोटो ये है। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग की परसेंटेज होती है, कितनी परसेंट होती है, मैं आपको ओवरलैपिंग की परसेंटेज बताता हूँ, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग की परसेंटेज कई बार पूछी जाती है। याद रखिए, साइड जो होता है, ये साइड मतलब दो लाइन के बीच में जो साइड ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं साइड ओवरलैपिंग। ये होता है 30% के आसपास। ठीक है, 25 to 35 होता है, बट नॉर्मली 30%। तो साइड ओवरलैपिंग 30%। और लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग मतलब सेम फोटोग्राफ, अगला फोटोग्राफ 1, ये फोटोग्राफ 2 और ये फोटोग्राफ 3। तो फोटोग्राफ 1 एंड फोटोग्राफ 2 में जो ओवरलैपिंग होती है वो होता है 60%। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग। तो पहला फोटोग्राफ और दूसरा फोटोग्राफ में कितनी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, 60% तक एरिया कवर होना चाहिए। और फर्स्ट और थर्ड वाले में भी ऐसा नहीं कि थर्ड वाला सेकंड वाले के साथ ही सिर्फ ओवरलैप करेगा, सेकंड वाले के साथ तो 60% करेगा ही करेगा, और फर्स्ट के साथ भी करेगा। कितना परसेंट, 20%। तो अल्टरनेट में कितना होना चाहिए, अल्टरनेट ओवरलैपिंग 20% से जस्ट बाद, कॉन्जिक्यूटिव में 60% और अल्टरनेट में 20% और साइड में 30%। तो ये तीन वैल्यूज आप लोग याद रखिए ओवरलैपिंग की। चलिए आगे चलते हैं। पैरालैक्स इन द एरियल फोटोग्राफ। पैरालैक्स किसको बोलते हैं, पैरालैक्स क्या होता है कि जब कैमरा पोजीशन मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो एक ही चीज़ का हम फोटो अलग अलग एंगल से ले रहे हैं, अलग अलग पोजीशन से ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एरर होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड रिलीफ। और ग्राउंड रिलीफ में और कैमरे की मूवमेंट की वजह से जो एरर जनरेट होता है उसको बोलते हैं पैरालैक्स। ठीक है, तो ये मूवमेंट ऑफ कैमरा एंड ग्राउंड रिलीफ की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं हम पैरालैक्स। चलिए आगे चलते हैं। फॉर लॉन्ग ब्रिज स्पैन, ब्रिज के लिए आप IRC 6 और IRC 5, ये दो कोड अच्छे से पढ़ लीजिए, IRC 5 एंड IRC 6। मोस्टली क्वेश्चन आपको ब्रिज के यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, 5 एंड 6। तो कह रहे फॉर अ ब्रिज स्पैन लेस देन 9 मीटर, IRC क्लास, ये लोडिंग क्लास है, विल्ड व्हीकल है, तो प्रोविजन फॉर इम्पैक्ट फैक्टर। देखिए मैं इसके लिए आप क्लॉज बताता हूँ, IRC 6 में है, ये 2016 का वर्जन है, और क्लॉज नंबर है इसका 208.3। इसमें आपको सारा प्रोविजन मिल जाएगा। तो व्हील्ड व्हीकल के लिए तो सब में सेम ही है, 25% ही हम डिडक्ट करते हैं, और ट्रैक्ड व्हीकल के लिए अलग अलग है। तो व्हील्ड व्हीकल अगर आता है तो रिडक्शन फैक्टर जो होता है इम्पैक्ट के लिए और डायनामिक के लिए वो 25% ही रहता है हमेशा। तो आप इस क्लॉज में जाके एक बार 208.3 IRC 6 2016 वर्जन का आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ब्रिज क्लासिफिकेशन। ब्रिज क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ वाइज कि कितने लेंथ का होगा तो हम कौन सा ब्रिज बोलेंगे। ये आप IS कोड में भी फाइंड कर सकते हैं, IRC के कोड में, और मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर आप IRC की बात करेंगे तो ये स्टिपुलेट 13 में गिवन है IRC का, बट मैं आपको बता देता हूँ। अगर लेंथ 0 to 6 मीटर हो तो उसे हम कलवर्ट कहते हैं। अगर ब्रिज की लेंथ 0 to 6 मीटर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कलवर्ट। अगर 6 to 30 मीटर हो, 6 to 30 मीटर के बीच में हो तो स्मॉल ब्रिज बोलेंगे उसको। ठीक है, 30 to 60 हो तो उसे बोलते हैं माइनर ब्रिज, 60 to 120 मेजर, एंड मोर देन 120 तो 120 मीटर तो लॉन्ग स्पैन ब्रिज। ठीक है, लॉन्ग स्पैन ब्रिज। बस सारे क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल गए, तो ये आप याद रखिए। 0 to 6 कलवर्ट, 6 to 30 स्मॉल ब्रिज, 30 to 60 माइनर ब्रिज, 60 to 120 मेजर ब्रिज, एंड 120 से ग्रेटर अगर है तो लॉन्ग स्पैन ब्रिज। बस तो यही है, पूछा है लॉन्ग स्पैन ब्रिज 120। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फ्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज एट्रीब्यूट टू द अलाउबल फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेस कौन कौन सी क्लास में कितना कितना अलाउड है, ये भी मैं बताया था आपको। कौन सा एस कोड में मिलेगा, ये आपको IS प्री स्ट्रेस ब्रिज के लिए है, IS 8110 में मिलेगा, पार्ट 1 में। क्लॉज नंबर है इसका 4.1.3 क्लॉज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्लास 1 में क्या है, जीरो, नील, इसमें कोई भी फ्लेक्सुरल क्रैक भी नहीं होना चाहिए, ना ही सरफेस क्रैक होनी चाहिए, नील। क्लास 2 में क्या होता है, फ्लेक्सुरल क्रैक तो जीरो होनी चाहिए, बट सरफेस क्रैक शुड बी इनविजिबल, मतलब आंखों से दिखना नहीं चाहिए, माइक्रोस्कोप से दिख सकता है बट आंखों से नहीं, नेकेड आई से नहीं दिखना चाहिए।
क्लास 3 में क्या है कि फ्लेक्सुरल क्रैक तो इसमें भी नहीं होना चाहिए, बट विजिबल क्रैक जो है, सरफेस क्रैक जो है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.1 mm फॉर सीवियर एंड 0.2 mm फॉर नॉर्मल कंडीशन। अगर सीवियर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है तो 0.1 mm इज द अलाउड वैल्यू, एंड अगर नॉर्मल कंडीशन है तो 0.2 mm इज द अलाउड वैल्यू फॉर सरफेस क्रैक विड्थ। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि कह रहा है कौन सा है जो अलाउबल फ्लेक्सुरल स्ट्रेस विदाउट एनी विजिबल क्रैकिंग। जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला, क्लास 1 में तो कोई भी क्रैकिंग नहीं होता, विजिबल या इनविजिबल कोई भी नहीं चलेगा। क्लास 2 में विजिबल क्रैकिंग अलाउड है, बट फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेस अलाउड नहीं है। और क्लास 3 में फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेस तो अलाउड नहीं है, लेकिन विजिबल क्रैक अलाउड है। कब तक? 0.2 mm फॉर सीवियर, 0.1 mm फॉर सीवियर, 0.2 mm फॉर नॉर्मल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बियरिंग्स आर प्रोवाइडेड इन ब्रिज। ब्रिज के अंदर बियरिंग किसके लिए होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, ये ब्रिज है और ये पियर है इसका, तो इसके बीच में यहाँ पे बियरिंग प्रोवाइड की जाती है। बियरिंग का काम क्या होता है कि इसको वर्टिकल थोड़ा बहुत और हॉरिजॉन्टल थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो भी लेटरल मूवमेंट आएगा उसकी वजह से यहाँ पे क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पे आके फेल हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। तो इसके लिए हम बियरिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि इसको लिटिल बिट वर्टिकल डायरेक्शन में भी और लिटिल बिट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लिटिल बिट मूवमेंट अलाउ करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आगे चला जा सकता है, इसका little bit distance it can move upward in and also in horizontal direction, so allow displacement in vertical and horizontal direction. Which of the following code is useful for bridge designing? मैंने बताया था आपको IRC6 लोडिंग क्लास को डिफाइन करता है कि कौन से ब्रिज डिजाइन करने के लिए आपको कितनी लोडिंग लेनी है, लोडिंग क्लास कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुपरफ्लोस वाटर रेफर्स टू, सुपरफ्लोस वाटर किसको बोलते हैं? जो कि हमारा सॉइल ग्रेविटी के द्वारा नहीं रोक पाता है। सॉइल के अंदर पानी गया और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जो चला जाता है उसको बोलते हैं सुपरफ्लोस वाटर। तो वाटर विच ड्रेन्स सो डीपली दैट प्लांट कैन नॉट ड्रॉ इट, मतलब वो ग्रेविटी के द्वारा इतना अंदर चला गया कि अब उसको प्लांट ड्रॉ नहीं कर सकता, ऊपर नहीं खींच सकता, उसको बोलते हैं सुपरफ्लोस वाटर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबल मॉइस्चर किसको बोलते हैं इन सॉइल। तो सॉइल के अंदर अगर मान लो बिल्कुल ड्राई है, अगर हमने उसे पानी भरना शुरू किया, हमने इरिगेशन शुरू किया, तो ये मान लो सॉइल है, इसके अंदर वाटर भरना शुरू हुआ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस ये जितना पानी फिल कर सकता है उतना पानी फिल करेगा। अगर उसके बाद भी हम पानी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर लॉगिंग हो जाएगा, इसके ऊपर पानी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो जब बिल्कुल ड्राई कंडीशन में है और मैक्सिमम जितना पानी स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम जितना पानी स्टोर कर सकता है, जितना भी ग्रेविटी के द्वारा जाना था चला गया, अब जो पानी वो मैक्सिमम स्टोर किया विदाउट वाटर लॉगिंग इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी। उस फील्ड की कितनी कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने की, उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। वाटर लॉगिंग से जस्ट पहले, आफ्टर ड्रेनेज ड्यू टू द ग्रेविटी, उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अब ये पानी यहाँ से घटने लगा, अब ये सॉइल बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है, बट इसमें इतना पानी रह गया है कि अब इसको जो खींचने के लिए जो प्लांट के रूट्स के द्वारा जो फोर्स चाहिए वो सफिशियंट फोर्स नहीं है, मतलब प्लांट उतना फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। पानी तो है अभी भी, बट इसको एक्सर्ट करने के लिए, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉइल से बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, उसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, पानी तो होता है बट वो मिनिमम लेवल पे होता है कि उसको अगर आपको ड्रेन करना है तो बहुत ही हाई प्रेशर चाहिए, जो कि प्लांट के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो इसी को बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर। मान लीजिए फील्ड कैपेसिटी कितनी है, 70% इसकी कैपेसिटी है कि 70% मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है, और 10% पे है इसकी विल्टिंग पॉइंट। अगर 10% से पानी कम हो गया तो आपको उस समय के बाद पौधा को पानी नहीं मिलेगा और पौधा आपका ड्राई होने लगेगा, विल्ट होने लगेगा, सूखने लगेगा। तो अवेलेबल मॉइस्चर कितना, ओनली 60% ऑफ द कैपेसिटी। तो जितना भी वाटर अटेन किया सिर्फ 60% को ही अवेलेबल कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया अवेलेबल मॉइस्चर। क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है? यील्ड ऑफ द क्रॉप, अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड बाय क्रॉप। आप इसमें जितनी एफिशिएंसी, अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। कई प्रकार की एफिशिएंसी होती है, जैसे कि मैं बताता हूँ, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी होता है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होता है, वाटर यूज एफिशिएंसी होता है, और वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी होता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफिशिएंसी का, इसको आप याद कर लीजिए। वाटर यूज एफिशिएंसी का एक दूसरे टर्म में भी कहते हैं कि आपका क्रॉप कितना क्रॉप यील्ड कर रहा है, कितना क्रॉप आपको दे रहा है पर यूनिट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोट्रांसपीरेशन। मतलब कि एक यूनिट इवेपोट्रांसपीरेशन, इवेपोट्रांसपीरेशन में दो चीज इंक्लूडेड है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन। इवेपोरेशन मीन्स चाहे वो लीव के थ्रू या कैसे भी वाटर का लॉस हो गया, इवेपोरेट हो गया, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और ट्रांसपीरेशन मीन्स सिंथेसिस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो पानी इवेपोरेट हो गया उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। इन दोनों प्रोसेस में जो भी पानी का लॉस हुआ, तो पर यूनिट लॉस इन वाटर ड्यू टू इवेपोट्रांसपीरेशन, उसमें कितना हमारा यील्ड हुआ, कितना हमें अनाज मिला,
क्रॉप मिला, उसको बोलते हैं क्रॉप वाटर यूज इफिशिएंसी, कि क्रॉप ने कितना वाटर को यूज किया अपने क्रॉप को यील्ड करने में, उसको उपजाने में, दैट इज कॉल्ड क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। इसलिए एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला रटना है, डेफिनेशन भी रटना है। फॉर्मूला इसमें नहीं है, बेसिकली डेफिनेशन ही आपको रटना है और उसको समझना है, रटने से बजाय समझना है, क्योंकि इसको घुमा के पूछ लेते हैं। आप लोग अगर कहिएगा तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट में आप लोग लिखना। चलो नेक्स्ट इज वेल इरिगेशन इज अ टाइप ऑफ इरिगेशन। कई प्रकार के हो सकते हैं, आप लोग जानते हैं। सरफेस इरिगेशन होता है, स्पेरिकल इरिगेशन होता है और सब सरफेस इरिगेशन होता है। सरफेस इरिगेशन कब करते हैं? जब सॉइल हमारा लिटिल बिट परमिएबल है, पोरस भी है और प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है सरफेस पे, तो सरफेस इरिगेशन करेंगे। स्प्रिंकल इरिगेशन कहाँ करते हैं कि हम एक्चुअल रेनफॉल को सिमुलेट करते हैं स्प्रिंकल के थ्रू वाटर को, वो वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे स्कार्सिटी होती है या बहुत ही कैश क्रॉप है या सॉइल बहुत ही इरोडेबल है, उस कंडीशन में हम स्प्रिंकल इरिगेशन यूज़ करते हैं। सब सरफेस इरिगेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे सॉइल बहुत ही ज़्यादा पोरस है, इतना पोरस है कि पानी टिकता ही नहीं है सॉइल पे, या फिर वाटर वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, तो उसके लिए हम अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू हम डायरेक्टली रूट पे ही पानी पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन। तो वेल इरिगेशन, अब सरफेस इरिगेशन में दो प्रकार का हो सकता है, लिफ्ट इरिगेशन और फ्लो इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन ट्यूबवेल से हम ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, और फ्लो इरिगेशन में हम जो हमारा कैनाल है या रिवर है वहां से पानी यूज करते हैं। डेल्टा, देखिए वेल इरिगेशन और कैनाल इरिगेशन में क्या अंतर है? कैनाल में हम कैनाल से पानी लाएंगे और यहाँ से फिर हम अपने जो फील्ड है वहां पे पानी ले जाएंगे, ठीक है, और वहां पे पानी डालेंगे। और जो वेल इरिगेशन है इसमें हम ग्राउंड वाटर से पानी को ऊपर डिग करेंगे और यहाँ से हम फिर इरिगेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वेल इरिगेशन में हमारा लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि हम डायरेक्टली ग्राउंड वाटर से ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं और उसको हम फील्ड पे अप्लाई कर रहे हैं। बट कैनाल में बहुत लॉस होता है, सीपेज लॉस होता है, इवेपोरेशन लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है। तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा वैल्यू, मतलब डेल्टा क्या होता है कि कितना डेप्थ में वाटर को का अप्लाई करना है हमारे फील्ड में, क्योंकि कैनाल में लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए डेल्टा इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वेल इरिगेशन। तो अगर आप रेशियो फाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमेशा 1 से कम ही आएगा। डेल्टा ऑफ वेल इरिगेशन विल बी ऑलवेज greater than the delta of canal irrigation, so it will be always lead to less than 1 value, so it will be 0.6। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ, देखिए ये डेफिनेशन किसका है? ड्यूटी का। ड्यूटी क्या होता है मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। अगर हम 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज सप्लाई करते हैं किसी भी फील्ड में, मान लीजिए गेहूं का खेत है, अगर हमने उसमें 1 मीटर क्यूब डिस्चार्ज का वाटर सप्लाई किया हमने फील्ड में, तो ये डिस्चार्ज कितना हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करेगा, ठीक है। ये डिस्चार्ज अगर हम सप्लाई करते हैं तो कितने एरिया को इरिगेट कर सकता है, इसको बोलते हैं हम ड्यूटी। दिस इज कॉल्ड ड्यूटी। तो इट इज ऑलवेज डिनोटेड इन हेक्टेयर। अमाउंट ऑफ हेक्टेयर इट कैन इरिगेट बाई यूनिट डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इज कॉल्ड ड्यूटी। तो यही कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब पर डे अमाउंट्स टू। अब तो कह रहे हैं कितना पानी, अगर 1 मीटर क्यूब अप्लाई कर रहे हैं तो पर डे में कितना पानी सप्लाई करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो। 1 मीटर क्यूब 1 सेकंड में जा रहा है, तो 1 दिन में कितना जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड को पहले मिनट में, फिर मिनट को आवर में, आवर को फिर 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा इतना मीटर क्यूब। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ द मॉइस्चर टेंशन ऑफ अ सॉइल इज 8 एटमॉस्फेयर, देखिए अभी मैंने डिस्कस किया था फील्ड कैपेसिटी के बारे में और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो जो फील्ड कैपेसिटी होता है, फील्ड कैपेसिटी पे प्लांट को बहुत ही कम, दैट मीन्स एट फील्ड कैपेसिटी प्लांट विल ओनली नीडेड 1/10 to 1/3 ऑफ ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना ही प्रेशर चाहिए उसको पानी को खींचने के लिए सॉइल से फील्ड कैपेसिटी पे। बट वही विल्टिंग पॉइंट पे इसको कितना प्रेशर चाहिए? 6 से लेके 8 ATM, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इतना प्रेशर चाहिए होता है विल्टिंग पॉइंट पे जाने के बाद, जो कि हमारा प्लांट एक्सर्ट नहीं कर पाता, इसलिए प्लांट को पानी नहीं मिलता और वो विल्ट होने लगता है, सूखने लगता है। ठीक है, तो अगर 6 to 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तो उस पॉइंट पे पूछ रहा है कि हमारा सॉइल का कंडीशन क्या है, तो यह है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी मैंने बता दिया 1/10 to 1/3 ऑफ ATM। ग्राउंड वाटर है, एरिया दिया हुआ है, मैक्सिमम ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन कह रहा है कि 1 मीटर ऑब्जर्व हुआ है, अवेलेबल ग्राउंड वाटर स्टोरेज फाइंड करने को बोल रहा है। अगर स्पेसिफिक यील्ड दिया हुआ है, स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है
कि कोई भी हमारा ग्राउंड वाटर कितना पानी हमें दे सकता है अपॉन 1 यूनिट ड्रॉ डाउन, कि अगर पानी के स्टोरेज जो अर्थ के अंदर है वो अगर 1 मीटर घट जाए तो उसमें हमें कितना पानी वो दे सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड। बहुत ही सिंपल है, स्पेसिफिक यील्ड दिया हुआ है 10%, तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर दो 0.1 इंटू वॉल्यूम, तो एरिया दिया हुआ है हमें 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो 1 हमारा किलोमीटर है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 इंटू 10⁶ हो जाएगा, क्योंकि हमारा किलोमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 10⁶ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ, तो ये तो मीटर में ही है, हो गया। तो स्पेसिफिक यील्ड इनटू वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक यील्ड अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो हमें टोटल वाटर हमें दे देगा। ठीक है, मतलब कितना पानी हमें मिलेगा, तो इससे हम जब फाइंड करेंगे तो हमें आंसर ये मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज पिग्मी वाटर करंट मीटर। करंट मीटर का काम क्या है, वेलोसिटी को फाइंड करता है वाटर का ओपन चैनल फ्लो में। तो ये करंट मीटर का एक टाइप है पिग्मी करंट वाटर मीटर। इसका काम क्या है, ये कब यूज करते हैं हम, अगर वाटर की वेलोसिटी बहुत ही कम हो, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है और ये बहुत ही लाइट वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं। इन अ सैलो स्ट्रीम, जो कि कम डेप्थ का हो, फ्लूम्स और स्मॉल चैनल वेयर द वेलोसिटी ऑफ वाटर डज नॉट एक्सीड 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये चैनल में, फ्लूम में, स्मॉल चैनल में यूज करते हैं इसको हम। ये करंट मीटर का एक टाइप है पिग्मी मीटर, बट इसको हम तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी बहुत ही कम हो, बिकॉज इट इज मोर सेंसिटिव इन लेस, मतलब इसकी रिवॉल्यूशन जो होती है ना, कैसे वर्क करता है हमारा ये रिवॉल्यूशन, मान लो यहाँ से वाटर जा रहा है तो इसको रिवॉल्व करेगा, तो ये इतना सेंसिटिव होता है कि हल्की सी मूवमेंट भी अगर होगी तो ये ज़्यादा रिवॉल्व करेगा, इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये पिग्मी वाटर करंट मीटर लो वेलोसिटी में यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द सैलिएंट लिमिटेशन ऑफ एन अनलाइन कैनाल। अनलाइन मीन्स क्या होगा कि अगर हमारा ये कैनाल है तो इसकी साइड्स और इसकी बेड अनलाइंड है, मतलब सॉइल का बना हुआ है, तो यहाँ से सीपेज हो सकता है। तो क्या है कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी, सिल्टिंग होगा, सिल्टिंग से पहले इरोजन होगा, मतलब यहाँ पे बेड या बैंक इसके करोड़ होंगे क्योंकि वाटर इसको करोड़ करेगा, तो इरोजन होगा, इरोजन होगा तो सिल्टिंग भी होगा, कहीं जाके ये डालेगा भी, अक्यूमुलेट भी करेगा। इरोजन इसको बोलते हैं स्कोरिंग, स्कोरिंग एंड सिल्टिंग दोनों होगा, सीपेज भी होगा, पानी यहाँ से बाहर जाएगा लीक होके, और ब्रिज इन द चैनल, चैनल में कहीं पे ब्रिज भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ब्रिज भी बन सकता है कि भाई वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी पास हो रहा है किसी और जगह पे, तो सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चलिए इसके साथ हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे 150 टू 200 क्वेश्चन। आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कि कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और आप कुछ जो भी चेंज चाहते हैं कि मैं और कुछ क्या ऐड करूं जिससे ये वीडियो और अच्छा बने और आप लोग के लिए ज़्यादा यूजफुल हो, मुझे बताइए, मैं उस तरह से इम्प्लीमेंट करूंगा नेक्स्ट टाइम। जो भी हो, जैसा लगा हो आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।